हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। और इसके पिछले वीडियोज में हमने सेल डिस्कवरी, सेल थियरी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल और बात करें बहुत सारी चीज़ों की जो है हमने मतलब वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे जो है डिस्कस कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सेंट्रोसोम के बारे में, और उसके बाद जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की, तो सबसे पहले मान लो ये एक नॉन डिवाइडिंग सेल है। क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल। तो इसके अंदर ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, स्टार जैसे बोलते हैं ना, स्टार शेप। तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम, यानी स्टार लाइक बॉडी, सेंट्रोसोम। और देखो, जब हमने इसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो ये जो है इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर निकल के आया, लेकिन जब इसको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये भी पता चला कि इसके अंदर और भी दो चीज़ें होती हैं। टू बॉडीज आर विजिबल, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। यानी जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर दो सेंट्रियोल भी होते हैं। जो सेंट्रियोल हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्लोसोम, क्योंकि ये 2 इन नंबर है। टू बॉडीज आर विजिबल, जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रियोल, और इसके अंदर में क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्लोसोम, यानी 2 इन नंबर। और ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इस तरह से अरेंजमेंट होता है और इस तरह से एस्टर निकला होता है, यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रोसोम, यानी एक सेंट्रोसोम के अंदर में 2 सेंट्रियोल हैं। तो देखो क्या है हमारा, 2 सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियोलर एमॉर्फस मैट्रिक्स, दोनों को मिला के क्या बन रहा है हमारा? सेंट्रोसोम। यानी हम कह सकते हैं 1 सेंट्रोसोम इक्वल टू 2 सेंट्रियोल। अब देखो, मान लो ये हमारा नॉन डिवाइडिंग सेल है। क्या है? नॉन डिवाइडिंग सेल है। जब आप यहाँ पे देखेंगे सेल डिवीजन, जब आप सेल साइकिल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं एस फेज। तो उसके अंदर में क्या होता है, यानी डिवाइडिंग सेल में क्या होता है, जो ये हमारा सेंट्रोसोम है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। यानी नॉन डिवाइडिंग सेल में एक सेंट्रोसोम है, लेकिन डिवाइडिंग सेल में 2 सेंट्रोसोम बन जाते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम बराबर 2 सेंट्रियोल, तो यहाँ पे 2 सेंट्रोसोम बराबर 4 सेंट्रियोल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। अब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी, और क्या बताया था? माइक्रोफिलामेंट। तो अगर आप बात करें, आज हम क्या देखेंगे? टीएस ऑफ बेसल बॉडी और टीएस ऑफ सेंट्रियोल। और देखो, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी चाहे आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बेसल बॉडी देखें या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रोसोम देखें, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस है यहाँ पे इसका, यहाँ पे ये स्टार प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे देखो, जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे सेंट्रोसोम का, तो यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, जो कि क्या करता है? माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। और यहाँ पे ये इससे क्या बनता है? एस्ट्रल रेज, यानी माइक्रोट्यूब्यूल, और ये किससे बनाता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 9+0 का अरेंजमेंट है, यहाँ भी 9+0 का अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर जो है एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर नहीं है। और यहाँ ये क्या बनाता है? एस्ट्रल रेज, यानी माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखो, सेंट्रोसोम के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना। क्या क्या है? कंपोज्ड ऑफ 2 सेंट्रियोल एंड पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। और सेंट्रोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, प्रेजेंट इन लोअर प्लांट यानी एल्गी, फंजाई एंड ऑल एनिमल, बट एब्सेंट इन हायर प्लांट। ये एल्गी में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, सभी एनिमल में प्रेजेंट होता है, लेकिन हायर प्लांट्स में क्या होता है? सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। और इसका डुप्लीकेशन होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल। जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं सेल एस फेज में क्या होता है? डीएनए और सेंट्रोसोम दोनों ही डबल हो जाते हैं, यानी सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और देखो, नॉन डिवाइडिंग सेल में 1 सेंट्रोसोम है, यानी 2 सेंट्रियोल है,
और डिवाइडिंग सेल में 2 सेंट्रोसोम है यानी 4 सेंट्रियोल है। 9+0 का अरेंजमेंट होता है। बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल कैन फॉर्म ईच अदर, यानी बेसल बॉडी से सेंट्रियोल बन सकता है और सेंट्रियोल से बेसल बॉडी बन सकता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, उसके बाहर भी पानी है, उसके अंदर भी पानी है, यानी एक्वस मीडियम है। क्या है? एक्वस मीडियम। तो अंदर बाहर पानी है, तो इसको सेपरेट कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस इन्वायरमेंट फ्रॉम इनर एक्वस इन्वायरमेंट। मतलब मान लो एक सेल है, उसके अंदर भी पानी बाहर भी पानी, तो उसको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब देखो यहाँ पे जो लिपिड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लिपिड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक होता है फॉस्फोलिपिड या फिर हम इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, और एक होता है कोलेस्ट्रॉल। अब ये दोनों किस तरह से काम करते हैं ये हम आगे अभी देखते हैं। तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। लिपिड जो होता है वो 2 टाइप्स के लिपिड यहाँ पे होते हैं, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड समझो। जैसे ये है ट्राईग्लिसराइड, किस तरह से बनता है? ये है हमारा ग्लिसरॉल, और जब ये मिलता है 3 एसिड से तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ट्राईग्लिसराइड। क्या बन जाता है? ट्राईग्लिसराइड। और जब जैसे ये है ग्लिसरॉल, यहाँ पे फैटी एसिड, लेकिन एक फैटी एसिड हटा के जब हम यहीं पे फॉस्फोरिक एसिड लगा देते हैं तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड में। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस हम बता दे रहे हैं ताकि मतलब आपको समझ आए कि किस तरह से ये होता है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा फैटी एसिड और ये हो गया फॉस्फेट। तो जो लिपिड होता है यहाँ पे चार्ज अब्सेंट होता है, लेकिन जो फॉस्फेट होता है यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होता है। अब लिपिड में चार्ज अब्सेंट है यानी ये नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर। लेकिन जो फॉस्फेट होता है ये पोलर होता है। अब हमें ये देखना है, जैसे हम देखते हैं ये है हमारा प्रोटीन और ये है लिपिड, एक है टेल एक है हेड। हम ये देखते हैं कौन सा चीज़ अंदर होता है कौन सा बाहर। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया होगा, लेग को अंदर रखते हैं हेड को बाहर। तो ऐसा हम करते क्यों है ये हमको देखना है। अब जैसे देखो ये है हमारा नॉन पोलर और ये है पोलर, क्योंकि फॉस्फेट पे चार्ज प्रेजेंट है लेकिन लिपिड पे चार्ज अब्सेंट है। अब जो नॉन पोलर है, देखो जो वाटर होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। और हमने आपको बताया लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में डिजॉल्व होते हैं। यानी पानी जो है वो किसको पसंद करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को, क्योंकि ये भी पोलर है। यानी पोलर पोलर को पसंद करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को पसंद करेगा। और जो ये लिपिड वाला पार्ट है वो नॉन पोलर है। तो पानी से प्यार कौन करेगा? जो पोलर है, क्योंकि पानी भी पोलर है। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। यानी ये जो फॉस्फेट हेड है ये कैसा होता है? फॉस्फेट हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से प्यार करने वाला होता है। लेकिन जो टेल वाला रीजन है, जो लिपिड वाला रीजन है वो हाइड्रोफोबिक होता है। यानी लिपिड लेग क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। इस वजह से उसको पानी से डर लगता है। इस वजह से आप देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। तो ये तो हो गया हमारा पोलर पार्ट, ये हो गया नॉन पोलर। तो जो पोलर पार्ट है वही जो है पानी के अंदर आएगा। देखो पोलर वाला आराम से पानी के अंदर आ गया, और जब हम इसको शेक करेंगे, हिला देंगे, तो ये लेग वाले पार्ट इस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं। ये इस तरह से जो है इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ देखो मिसेल फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी जो इस तरह से वो आपस में मिल रहे हैं, यही मैकेनिज्म होता है जब हम वो पढ़ते हैं डिटर्जेंट, तो वहाँ भी मिसेल फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्फोलिपिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? मिसेल फॉर्मेशन। और इसी वजह से देखो जैसे जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके उसका एक पार्ट को एक्सटेंड करके देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से भी हो सकता था, मतलब इसको इस तरह से होना चाहिए था। हमारे कहने का मतलब इसको इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा है, मतलब ऐसा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने बताया
जो पोलर पार्ट है वो पानी को प्यार करता है, लेकिन जो नॉन पोलर पार्ट है, जो लिपिड पार्ट है, वो पानी से डरता है। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, पानी। तो देखो पानी वाले साइड में क्या है, पोलर पार्ट यानी हेड वाला पार्ट। तो आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट बाहर, कौन सा अंदर। तो याद रखना हाइड्रोफिलिक हेड इज आउटवर्ड यानी पानी के साइड में है, लेकिन हाइड्रोफोबिक लेग इज इनवर्ड यानी ये जो हाइड्रोफोबिक लेग है वो इनवर्ड है, ताकि वो पानी के कांटेक्ट में ना रहे। पानी के कांटेक्ट में कौन है, पोलर वाला पार्ट। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, या फिर हम कह सकते हैं 1 बाई लेयर। 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बोलिए या फिर 1 बाई लेयर, दोनों बात तो सेम ही हुआ। अब देखो फॉस्फेट इज प्रोटेक्टिंग सैचुरेटेड लिपिड फ्रॉम वाटर। जो फॉस्फेट होता है वो प्रोटेक्ट करता है सैचुरेटेड लिपिड को वाटर से। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें, जैसे हमने क्या देखा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड यहाँ पे होता है या फिर 1 बाई लेयर। तो अगर यहाँ पे हमने मान लो आपको न्यूक्लियस दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया और लाइसोसोम दे दिया, और हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड कितने हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 फॉस्फोलिपिड का बना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 20 क्या हो जाएंगे यहाँ पे फॉस्फो। यहाँ पे नंबर ऑफ मेम्ब्रेन तो 10 हैं, नंबर ऑफ लिपिड बाई लेयर 10 हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड लेयर की बात करेंगे तो ये 20 हो जाएंगे, क्योंकि एक लेयर में 2 फॉस्फोलिपिड जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक उसी तरह से आपको ये स्ट्रक्चर भी याद रखना कि मेम्ब्रेन कितने हैं। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेम्ब्रेन है। बाई लेयर कितने होंगे, 14 ही होंगे, लेकिन फॉस्फोलिपिड के लेयर कितने होंगे, उसके डबल यानी 28 हो जाएंगे। अब हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे 2 टाइप के लिपिड होते हैं। एक तो फॉस्फोलिपिड हो गया, एक प्रोटीन पार्ट हो गया, और यहाँ पे ऐसे बीच बीच में प्रेजेंट होता है दूसरा लिपिड जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, यानी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, प्रेजेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल इज डिस्टर्बिंग क्लोज पैकिंग ऑफ लिपिड बाई लेयर, यानी अगर बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो वो आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन बीच में कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से उसकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती लिपिड बाई लेयर की, और यही प्रॉपर्टी क्या करती है, यहाँ पे फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। तो क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज डिस्टर्बिंग क्लोज पैकिंग ऑफ लिपिड बाई लेयर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी हेल्प इन मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी फ्लूइडिटी होने की वजह से ही मेम्ब्रेन के अक्रॉस यहाँ पे मूवमेंट होता है। यानी हम देखते हैं एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर की तरफ कुछ जाना या फिर बाहर से अंदर आना, यानी इंडोसाइटोसिस। और फ्लूइडिटी के वजह से ही ग्रोथ ऑफ सेल होता है, और सेल टू सेल इंटरेक्शन भी यहाँ पे फ्लूइडिटी की वजह से होता है। अब देखो कोलेस्ट्रॉल विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। कैसे करता है, ये प्रोवाइड करता है हीट इंसुलेशन। क्या प्रोवाइड करता है, हीट इंसुलेशन, यानी उनको इंसुलेट करता है, एयर के कॉन्टैक्ट से बचाता है ताकि उनको ठंड ना लगे। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूइडिटी, जैसे हम देखें फ्लूइडिटी के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है यहाँ पे टेम्परेचर। अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल का एक नॉर्मल अमाउंट है तो वो तो मतलब प्रोवाइड करेगा फ्लूइडिटी को, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी इंक्रीज कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो जो भी मतलब खाली स्थान है वो तो भर जाएंगे। अगर खाली स्थान भर गया तो ना कोई चीज़ अंदर से बाहर आएगा, ना ही बाहर से अंदर जाएगा, यानी फ्लूइडिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट अगर नॉर्मल है कंसंट्रेशन तो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो ये फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देगा। और बात करें टेम्परेचर की, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है और फ्लूइडिटी भी इंक्रीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट होता है। जैसे ये है हमारा लिपिड बाई लेयर
और यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पार्टिकल हैं और इधर कम पार्टिकल हैं, तो यानी हम कह सकते हैं इधर पे पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। और ये क्या है, हमारा पोलर पार्ट। तो देखो पोलर पार्ट कभी भी इसके अंदर से नहीं जा पाएगा। पोलर पार्ट क्योंकि लिपिड बाइलेयर है, लिपिड कैसा है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर से पोलर वाला पार्ट नहीं जा पाएगा, यानी कोई भी पोलर मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो देखो पोलर और वाटर सॉल्वर और बिग मॉलिक्यूल कैन नॉट क्रॉस लिपिड बाइलेयर, वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि कुछ चीजें बाहर से अंदर आती हैं, कुछ चीजें अंदर से बाहर जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, तो हमने क्या देखा, जो पोलर पार्ट है वो लिपिड बाइलेयर से नहीं जा पाएगा। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइड बाई एसोसिएटेड प्रोटीन, इसी वजह से इनके बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो पोलर पार्ट है उसको अंदर बाहर करने के लिए, अदरवाइज तो पोलर पार्ट कभी अंदर नहीं जा पाएगा। अब देखो बात करें सिंपल डिफ्यूजन की, तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब कोई भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो उसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ये तो सबको पता होगा। डज नॉट रिक्वायर एनी भी, मतलब यहाँ पे एटीपी, ये किसी भी प्रकार के एटीपी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि देखो हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो यहाँ पे किस बात की एटीपी, क्योंकि एनर्जी तो खर्च हो ही नहीं रही। अब अगर बात करें, जैसे हमने देखा पोलर पार्ट के लिए प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, तो ये जो है इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम प्रोटीन को कितना इजीली बाहर निकाल सकते हैं, उस बेस पे दो टाइप के प्रोटीन यहाँ पे होते हैं। अब जिनको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं यानी इजी टू एक्सट्रैक्ट, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। और अगर बात करें ऐसे प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार्शियली या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड हैं, पूरी तरह से धसे हैं या फिर आधे धसे हैं, तो उनको निकालना मुश्किल है, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। अब देखो, टू एक्सट्रैक्ट इंटीग्रल वी नीड टू ब्रेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमको इंटीग्रल को निकालने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा, बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टाइटली अटैच बाय द हेल्प ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसकी वजह से वो टाइटली अटैच होते हैं। तो देखो ये जो है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसको हम बोल रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं, नहीं एक सेकेंड, अभी वो पॉइंट नहीं है। जैसे देखो, जब किसी भी पंप के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल को लिया और ये टर्न हो गया, घूम गया, और यहाँ पे जो है कम मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे ज़्यादा, यानी क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो इजीली चले जाएंगे, लेकिन कम से ज़्यादा की तरफ आने में बहुत दिक्कत होती है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटीपी की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या है ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एटीपी यूज, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये होता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यानी हम कह सकते हैं हायर टू लोअर जब मूवमेंट होगा तो एटीपी का यूज नहीं होगा और किसी भी तरह के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जब मूव कर रहे हैं, एटीपी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रोटीन वहाँ पे यूज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा तो एनर्जी की आवश्यकता भी होगी और यहाँ पे चैनल की आवश्यकता भी होगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो, इंटीग्रल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और चैनल प्रोटीन आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दियर ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल। यानी जो इंटीग्रल ट्रांसपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी जो है अंदर में उठा के फेंक देगा, ये जो है सेलेक्टेड चीज़ों को डालेगा जो मतलब स्पेसिफिक होंगे। तो हम कह सकते हैं दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली कैसी होती है, परमिएबल होती है, क्योंकि वो सब कुछ उठा के अंदर नहीं डालेगी, वो वही चीज़ डालेगी जो कि स्पेसिफिक होगा, जो कि जरूरी होगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे प्रोटीन हो गए जो कि कंप्लीटली धसे हैं, ये है पार्शली एम्बेडेड हैं, और ये है मतलब जो कि इजीली एक्सट्रैक्ट, जिसको हम कर सकते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन।
अब यहाँ पे क्या होता है, जब लिपिड जो लेग वाले पार्ट से कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है यानी कार्ब प्लस लिपिड, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और जब प्रोटीन वाले पार्ट से कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जुड़ जाता है तो हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्ब प्लस प्रोटीन बराबर ग्लाइकोप्रोटीन, कार्ब प्लस लिपिड बराबर ग्लाइकोलिपिड। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी मार्कर और एंटीजन, दे हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। यानी यहाँ पे क्या चीज कैसे मूवमेंट कर रहा है, सेल के रिकॉग्निशन में कौन हेल्प करता है, ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड, और इसी वजह से इसको आइडेंटिटी मार्कर या फिर एंटीजन कहते हैं। वेरियस मूवमेंट ऑफ लिपिड की बात करें तो लेटरल मूवमेंट होता है लिपिड में और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है फैट में। अब लेटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, जैसे देखो लेटरल मतलब ये जो है उठ के यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मतलब दोनों ने आपस में साइड बाई साइड चेंज कर लिया, यानी साइड मूवमेंट हो रहा, तो उसको बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। लेकिन ये ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाए, यानी देखो ये जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, यानी अप डाउन मूवमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इसको जो है याद रखना। और ये देखो ये हमने देख ही लिया, लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड इनेबल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया, सिंगल एंड निकलसन। फ्लूइड मतलब यहाँ पे क्या है लिपिड और मोज़ेक क्या है हमारा प्रोटीन। और देखो अमाउंट ऑफ प्रोटीन वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, जो प्रोटीन का अमाउंट है सेल में वो वेरी करता है। जैसे आप देखेंगे आरबीसी में प्रोटीन कितने होते हैं 52%, लिपिड होते हैं 40%। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो देखो सेल वॉल की जब बात करते हैं इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, बैक्टीरियल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, तो इनके कंपोजिशन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। फंगल सेल वॉल काइटिन या फिर पॉलीसेकेराइड का बना होता है। एल्गल सेल वॉल सेलुलोज, गलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों का बना होता है। प्लांट सेल वॉल की बात करें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन प्लस प्रोटीन, इन सब का ये बना होता है। तो फंगल सेल वॉल में क्या है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, और बैक्टीरियल सेल वॉल में केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। और एल्गल में क्या है, सेलुलोज है, ग्लाइकेंस है, मैनन्स है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसको जो है याद रखना अच्छे से। फंक्शन ऑफ सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे प्रोवाइड मेंटेन शेप, यानी ये सेल वॉल क्या करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है और उसको मेंटेन करता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। बैरियर टू माइक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल हैं उनके लिए बैरियर का काम करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखो प्लांट सेल वॉल, मान लो मतलब एनिमल में तो सेल वॉल होता नहीं है। अब अगर बात करें सेल वॉल में तो देखो ये अंदर जो है ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर जो है ये है हमारा प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या होता है, परमिएबल फॉर सोल्यूट एंड वाटर, यानी ये वाटर और सोल्यूट के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। अब जैसे मान लो ये है हमारा गोल्जी बॉडी, ये है वेसिकल, जब ये जाते हैं बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इस तरह से डिपोजिट हो जाते हैं। और इसी को हम बोल देते हैं डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल, यानी इसी से हमारा क्या बन जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के इनर साइड होता है, यानी प्राइमरी सेल वॉल बाहर होता है, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर होता है। तो वही है यहाँ पे इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर हैं। तो देखो ये बाहर वाला क्या हो गया, प्राइमरी सेल वॉल, और जहाँ पे ये सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है यानी ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं पिट। क्या बोलते हैं, पिट। और ये है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो पिट होते हैं, सॉरी, जहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों ही एब्सेंट होते हैं, जैसे ये रीजन हो गया, इसको हम बोलते हैं परफोरेशन, यानी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल बोथ आर एब्सेंट। यानी अगर केवल सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है तो उसको पिट बोलते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल दोनों ही एब्सेंट है तो उसको परफोरेशन बोलते हैं, पिट एंड परफोरेशन। अब बात करें मिडिल लैमिला की, जैसे देखो दो सेल हैं, दोनों को आपस में जैसे हम ग्लू से कोई चीज चिपकाते हैं तो ठीक उसी तरह से जब दो सेल को जिस मटेरियल के थ्रू चिपकाया जाता है उसको बोलते हैं मिडिल लैमिला। यानी मिडिल लैमिला क्या है, क्या कह सकते हैं, मिडिल लैमिला स्टिक प्लांट सेल, यानी ये प्लांट सेल को चिपकाने का काम करता है, लाइक ग्लू, जैसे ग्लू से चिपकाते हैं। और मिडिल लैमिला कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, जैसे आप देखेंगे जो कच्चा आम होता है वो टाइट होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो मतलब वो लूज हो जाता है, तो वहाँ पे ये जो मिडिल लैमिला है यही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब डिजनरेट हो जाती है।
अब बात करें अगर प्लाज्मोडेस्माटा की, तो देखो जैसे ये सेल हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मिडिल लैमेला, तो इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन होता है, मतलब सेल से सेल के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, यानी प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन में ये क्या करते हैं, मतलब सेल टू सेल इंटरेक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, राइबोसोम 70S पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है, स्मॉलर साइज देन यूकैरियोट होता है। तो इसके ऊपर हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर लिया और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखना, बैक्टीरियल सेल इन्वेलप। बैक्टीरियल सेल इन्वेलप की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 लेयर होता है, यानी सेल इन्वेलप में क्या होता है, 3 लेयर होता है। एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स, एक होता है सेल वॉल, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर साइड में क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके इनर सेल वॉल और उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ सेल इन्वेलप हैव डिफरेंट कंपोजिशन बट दे वर्क एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी सबका जो कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट है, कंपोनेंट डिफरेंट है, लेकिन वो सभी क्या करते हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं। बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड लेयर क्या है, सेल वॉल, और इनर मोस्ट लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स है सुगर कोट, यानी ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। यानी अगर हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों का ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का। अब देखो ग्लाइको मीन्स क्या होता है, शुगर, और कैलिक्स में क्या होता है, आर्मर, यानी सिपाही जैसे बोलते हैं। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर इनकी कवरिंग टफ है, यानी अगर टफ कवरिंग है यानी कड़क कवरिंग है तो इसको बोलते हैं कैप्सूल, लेकिन अगर लूज शीथ है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। यानी ये ग्लाइकोकैलिक्स का ही फॉर्म है। अगर ये इस तरह से टाइट है, कड़क है तो टफ कवरिंग, लेकिन अगर ये इस तरह से लूज है तो स्लाइम लेयर इसको हम कहते हैं। प्राइमरी फंक्शन, यानी जो ये कैप्सूल है और स्लाइम लेयर, जो कैप्सूल है उसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम होस्ट डिफेंस। जैसे जब बैक्टीरिया जो है किसी मान लो होस्ट के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन हेल्प करता है, कैप्सूल। और जो स्लाइम लेयर है उसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड अटैचमेंट, यानी जब बैक्टीरिया किसी होस्ट के अंदर गया तो वो वहाँ पे चिपकेगा तो अपना न्यूट्रिशन लेगा, तो उस अटैचमेंट में, यानी उस अटैचमेंट को कौन प्रोवाइड करता है, स्लाइम लेयर। और इसका फंक्शन उल्टा कर दो, यानी जो कैप्सूल है उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है, अटैचमेंट, और जो स्लाइम लेयर है उसका सेकेंडरी फंक्शन है डिफेंस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। जो कंपोजिशन है, थिकनेस है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया क्या होता है, डिफरेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स का। जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, अगर उसके आउटर साइड यहाँ पे देखो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, अब्सेंट है, तो क्या करेगा, WBC उसको ईजिली उसका लाइसिस कर देगा, यानी वो आगे ना तो मल्टीप्लाई हो पाएंगे ना ही कोई इन्फेक्शन कॉज कर पाएंगे, यानी ये डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे हमारे WBC के द्वारा। लेकिन अगर बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल है तो WBC उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, ये अपने आप को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन करेगा तो होस्ट के अंदर में डिजीज होगा। अब अगर बात करें सेल वॉल की, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप, यानी बैक्टीरिया को सेल वॉल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की मीन्स क्या होता है, एंशिएंट, यू मीन्स मतलब ट्रू बैक्टीरिया। तो देखो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड, और जो यू बैक्टीरिया हैं इनका सेल वॉल कैसा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है।
जो आर्की बैक्टीरिया हैं इनके बारे में आप एक पॉइंट देखे होंगे कि ये मतलब हार्श से हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, बिकॉज उनका जो सेल वॉल होता है उसका कंपोजिशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड या फिर हम कहें कि कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब देखो पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडो मीन्स क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकन मीन्स क्या होता है? शुगर। तो पेप्टाइड बॉन्ड और शुगर यानी फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो ग्रुप, अमीनो एंड एसिड। तो हम क्या, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो अमीनो और एसिड दोनों के बीच में क्या होता है? फॉर्म होता है। तो देखो ये है, जैसे मान लो ये है हमारा एसिड ग्रुप और ये है अमीनो ग्रुप, दोनों जब आपस में फॉर्म होते हैं तो क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो है हम मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उसका दो कंपोजिशन होता है, या तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बनाता है या तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यानी या तो नैग या तो नैम। ये जो नैग नैम होते हैं, जैसे मान लो जैसे हम देखते हैं पेनिसिलिन जो होता है, तो पेनिसिलिन क्या करता है? ये इसी सेल वॉल को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है और पेप्टाइडोग्लाइकेन में नैग नैम ये दो जो है कंपोजिशन यहाँ पे होता है। तो पेनिसिलिन इसी के सेल वॉल को तोड़ता है, जो मतलब जैसे हम इस तरह से बैक्टीरिया से हमको बचाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवेलप हाउ दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग, यू बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। जैसे मान लो इस तरह से ये है ब्लड, तो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर कैसे होता है? जो सेल है वहाँ पे कलर डालते हैं, जिन सेल में कलर नहीं आता वो होते हैं ग्राम निगेटिव यानी नो स्टेन, और जिसमें कलर आता है वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव। तो यानी जो कलर को, जिनमें कलर आया वो ग्राम पॉजिटिव, जिनमें कलर नहीं आया, कलर मतलब स्टेन, जिनमें स्टेन आया वो पॉजिटिव, जिनमें नहीं आया वो निगेटिव। ये तो एग्जाम्पल है। तो ये हो गया ग्राम स्टेनिंग। अब देखो जो सेल वॉल होता है ग्राम पॉजिटिव का वो जो है नैग नैम इस तरह से बना होता है, लेकिन जो ग्राम निगेटिव होता है उसके सेल वॉल में एक एक्स्ट्रा चीज प्रेजेंट होती है जो कि है लिपोपॉलीसैकेराइड। तो देखो सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसका सेल वॉल केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, जो ग्राम निगेटिव होता है उसका सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेल मेम्ब्रेन है, एक सेकेंड, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन होता है और क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे पोरिन प्रेजेंट होते हैं और साथ में लिपोपॉलीसैकेराइड। लेकिन यहाँ पे केवल ये लेयर हो गई सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर नीचे दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। देखो पोरिन्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने देखा ग्राम नेगेटिव में पोरिन प्रेजेंट होते हैं, तो पोरिन्स आर लार्ज प्रोटीन चैनल विच आर प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, दोनों में ही पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वही मॉडिफाई होके क्या बनाता है हमारा आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हमने क्या देखा था माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, यानी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ये मॉडिफाई होके बने हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर मॉडिफाइड फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब यहाँ से ये स्ट्रक्चर हट गया तो ये क्या बन गए हमारे आउटर लिपिड बाइलेयर एंड इनर लिपिड बाइलेयर, और क्या है यहाँ पे पोरिन प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में अंतर देखिए, सेल वॉल जो है केवल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना है, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस लिपोपॉलीसैकेराइड, यहाँ पे अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन मोर, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन लेस, यहाँ पे पोरिन्स अब्सेंट, यहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए। सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये तो ठीक है हमने देख लिया, बट देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी वेरीज। जैसे कि यू बैक्टीरिया में लिपिड और प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पे अनब्रांच लिपिड होता है,
लेकिन अगर बात करें आर्की बैक्टीरिया की तो यहाँ भी लिपिड प्रोटीन होता है लेकिन ब्रांच लिपिड होता है। तो ये सब उतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ये सब एग्जाम्पल हो गए। सेल मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ये आपको मतलब दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या है, यहाँ पे केवल एक लेयर है और ये हो गया सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल है और ऊपर नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और लिपोप्रोटीन है, लिपोपॉलीसेकेराइड। अब देखो इन्वाइजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका इन्वाइजिनेशन होके क्या बनता है, मेसोसोम। तो देखो इन्वाइजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल, यानी लैमेला, ट्यूब्यूल, वेसिकल, इस मतलब 3 तरह से यहाँ पे इन्वाइजिनेशन हो सकता है। फंक्शन की बात करें अगर मेसोसोम की, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, सेपरेशन ऑफ डॉटर डीएनए में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जैसे देखो मेसोसोम कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन, यानी बैक्टीरिया जो होता है उनमें सारे फंक्शन, चाहे हम बात करें एक्सक्रीशन की, ऑस्मो रेगुलेशन की, जो भी है उसमें हेल्प करता है मेसोसोम, बट एक्सेप्ट डाइजेशन, यानी बैक्टीरिया में डाइजेशन के प्रोसेस को छोड़ के जितने भी प्रोसेस हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं, मेसोसोम के थ्रू होते हैं। स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रोमेटोफोर, यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें एक स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे देखो क्रोमो, तो ये क्या होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। अब सरफेस एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं, सरफेस एक्सटेंशन यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वही क्या बनाते हैं, फ्लैजिला बनाते हैं, पिलाई बनाते हैं या फिर फिम्ब्रेई बनाते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, और पिलाई थोड़ा इस तरह का स्ट्रक्चर है और फिम्ब्रेई इस तरह से मतलब यहाँ पे बनता है। तो सबका जो है स्ट्रक्चर अलग है। अब देखो बैक्टीरिया आर वनली मोटाइल बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया हैं वो केवल फ्लैजिला के थ्रू मोटाइल होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव सिलिया एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इनमें सिलिया या फिर अदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, इस वजह से बैक्टीरिया केवल फ्लैजिला के थ्रू मोटाइल होते हैं। पिलाई एंड फिम्ब्रेई आर नॉट हेल्प इन मूवमेंट, जो पिलाई और फिम्ब्रेई होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। वो किस में हेल्प करते हैं, आगे देखते हैं। जैसे देखो फिम्ब्रेई है, ये जो फिम्ब्रेई है वो कैसा है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट टू द होस्ट या फिर टू द रॉक्स। जैसे जो बैक्टीरिया हैं जब वो होस्ट के अंदर जाते हैं तो उनके अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है, फिम्ब्रेई टू द होस्ट, जैसे कि ई कोलाई हो गया या फिर नेसेसरिया गोनोरिया हो गया, या फिर अटैचमेंट टू रॉक इन स्टीम। अब अगर बात करें प्लाज्मिड की, तो देखो जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, स्मॉल होता है, कैन बी मोर देन 1 इन नंबर, या और ये कैसे होते हैं, ऑटो रेप्लिकेटिंग, यानी ये अपने नंबर को ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। डज नॉट डिपेंड ऑन मेन क्रोमोसोम डीएनए फॉर इट्स रेप्लिकेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो इसको याद रखना, यानी बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है आर प्लाज्मिड जिसमें रेजिस्टेंस मतलब जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, एक होता है एफ प्लाज्मिड यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड। जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी नाम से ही स्पष्ट है, प्लाज्मिड इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो कि उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब अगर बात करें यहाँ पे पिलाई की, तो देखो ये है हमारा मेन डीएनए, ये है प्लाज्मिड, तो ये है एफ प्लाज्मिड, यानी यहाँ पे एफ पॉजिटिव प्रेजेंट है, और ये है एफ प्लाज्मिड जहाँ पे एब्सेंट है, मतलब फर्टिलिटी जो है यहाँ पे एब्सेंट है। तो जब यहाँ पे ये जो है यानी जहाँ जो एफ पॉजिटिव है, जब वो पिलाई के थ्रू एफ निगेटिव में जाएगा तो हम इसको बोलते हैं, मतलब ये जिस स्ट्रक्चर के थ्रू एफ पॉजिटिव एफ निगेटिव में जाता है उसको हम बोलते हैं पिलाई। पिलाई बना होता है पिलिन प्रोटीन का। तो देखो प्रिमिटिव टाइप ऑफ, यानी जो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, पिलाई बना,
उसके थ्रू ये F पॉजिटिव F नेगेटिव में गया, तो F पॉजिटिव जो है, जो F नेगेटिव था उसको भी F पॉजिटिव बना दिया, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। अब अगर बात करें बैक्टीरियल फ्लैजिला की, बैक्टीरिया आर ओनली मोटाइल बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, जो कि हमने देखा बैक्टीरियल फ्लैजिला हैज 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। तो आपसे पूछते हैं सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन होता है, तो फिलामेंट सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंट और बेसल बॉडी को कौन कनेक्ट करता है, तो हुक, इसको याद रखना। और इस तरह से यहाँ पे ये बेसल बॉडी जो है प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यूकैरियोटिक फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। तो जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है 2 पार्ट, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है यहाँ पे फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, यानी हुक यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में नहीं होता है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है। यहाँ पे फिलामेंट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे फिलामेंट नॉट कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट, 9+0 का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है, यानी प्रोकैरियोट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। बैक्टीरियल प्लाज्मा, अगर फ्लैजिला की बात करें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, तो दोनों में देख लो डिफरेंस थोड़ा सा, यानी यहाँ पे जो बेसल बॉडी है वो 2 रिंग है, लेकिन यहाँ पे 4 रिंग है, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। अब देखो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सो दियर रिजर्व मटेरियल आर सस्पेंडेड इन साइटोसोल आर कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया, और यहाँ पे ये है साइटोसोल, तो यहाँ पे जो रिजर्व मटेरियल है वो सस्पेंड होते हैं साइटोसोल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, या फिर साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल हो गया, तो ये सब जो है इस तरह से साइटोसोल में बिखरे होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। अब देखो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी बॉडी, और फिर यहाँ पे वैक्यूल वेसिकल लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें हैं। तो न्यूक्लियस से जो चीज़ें बनी वो आई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में, फिर वो वैक्यूल वेसिकल लाइसोसोम, इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन विच आर इन्वॉल्व इन, यानी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, ये सब क्या है, मेम्ब्रेन है, विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, सॉर्टिंग एंड सिक्रेटिंग, यानी मॉडिफिकेशन या फिर आउट फ्रॉम द सेल। तो और किसमें, कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यानी ऐसे मतलब सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन जो कि सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सॉर्टिंग में यानी मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व है, सिक्रेशन में इन्वॉल्व है, और कैसे मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आपसे पूछा जाएगा नॉट द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं होता है, तो याद रखना PCM, यानी पैराक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर खत्म होता है। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा इससे ही पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।